नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे सीटेट 2021 का प्राथमिक स्तर का जो पेपर हुआ था 31 जनवरी 2021 को, उसका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी का जो भाग है उसको आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने 30 प्रश्न लिए हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों सीटेट के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2011 से लेकर 21 तक के ऑफलाइन मोड के सारे पेपर करा दिए हैं दोस्तों सीडीपी के। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो सीटेट सीडीपी प्रीवियस के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में ऑनलाइन मोड में जो 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक जो पेपर हुए थे, इसके बाद में उसको कराने वाला हूं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को 1 सभी के लिए मानकीकृत आंकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। 2 ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। 3 विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। या 4 विविध व्यवस्थाओं से उदाहरण लेने चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विविध व्यवस्थाओं से उदाहरण लेने चाहिए। नेक्स्ट, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। 1 समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। 2 विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करना। 3 लगातार अभ्यास कार्यान्वयन पर जोर देकर। या 4 समस्याओं के हल हेतु स्थायी प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 1 समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। नेक्स्ट, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नहीं पूछा यानी नेगेटिव वे में आपसे पूछा, इसका उत्तर भी नेगेटिव वे में ही होगा। 1 व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ये पॉजिटिव है। 2 शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। दोस्तों, जटिल ये हमारा नेगेटिव वर्ड है तो इसका उत्तर यही होगा, फिर भी देखते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करना, ये ठीक है। रचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। नेक्स्ट, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। 1 अति सक्रियता। 2 असतर्कता। 3 कम परिज्ञानता बोधगम्यता। या 4 अपसारी चिंतन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। 1 बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। 2 अनुकरण या नकल और दोहराना। 3 विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। या 4 संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। नेक्स्ट, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि 1 इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को एक दूसरे से अलग कर सकती है। दोस्तों, हमें बच्चों को अलग थलग नहीं करना है। 2 अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। दोस्तों, ये केवल आ गया, ये भी नहीं उसका उत्तर, ये भी नेगेटिव वर्ड है। 3 इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कैसे कर सकती है। ये भी दोस्तों दंड, ये भी नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन 4 त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो दोस्तों, यही सही होगा, इसका उत्तर नंबर 4 त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। नेक्स्ट, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। 1 बच्चों को अधिक आसान क्रियाकलाप देकर। आसान नहीं दोस्तों, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। दोस्तों, याद करना फिर आ गया। बच्चों को दंड देकर, दंड भी नहीं देना दोस्तों को। या 4 प्रवृत्ता उन्मुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। दोस्तों, ये तरफ ये होगा हमारा प्रवृत्ता उन्मुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। नेक्स्ट, शर्मिंदगी डैश 1 अधिगम को बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। 2 के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। 3 का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। या 4 का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट,
अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में एक, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दो, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं। तीन, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। या चार, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर एक, बच्चे सक्रिय भूमिका यानी एक्टिव भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? एक, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दो, असफलता अनियंत्रित है। तीन, योग्यता सुसाध्य है। या चार, योग्यता स्थायी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीन, योग्यता सुसाध्य है, सुधार्य है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों के संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? एक, बारंबार परीक्षाएं। दो, अन्वेषण और संवाद। तीन, प्रतिस्पर्धाएं। या चार, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दो यानी अन्वेषण और संवाद। नेक्स्ट, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब डैश। एक, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। दो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तीन, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। या चार, वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीन, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत हो। तो दोस्तों सूचना अलग अलग टुकड़ों में जब प्रस्तुत होगी तो बच्चों में किसी विषय वस्तु का समझ दृष्टिकोण व समझ विकसित नहीं हो सकती। नेक्स्ट, अधिगम की सर्वोत्तम स्थिति कौन सी है? एक, मध्य उत्तेजना, कोई भय नहीं। दो, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। तीन, उच्च उत्तेजना, उच्च भय। या चार, निम्न उत्तेजना, उच्च भय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर एक, मध्यम उत्तेजना, कोई भय नहीं। नेक्स्ट, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? एक, न आनुवंशिकता और न पर्यावरण पर। दो, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तीन, केवल आनुवंशिकता पर। या चार, केवल पर्यावरण पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दो, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। नेक्स्ट, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? एक, आत्मकेंद्रिता। दो, मनोवैज्ञानिक विकास। तीन, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। या चार, स्वनियमन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर चार यानी स्वनियमन। नेक्स्ट, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। एक, विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। दो, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तीन, विद्यार्थियों को नामांकित करना। या चार, योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर एक यानी कि विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। नेक्स्ट, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, कौमा, क्यों और कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना एक, छात्रों में प्रत्याहार या प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी। दो, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तीन, बच्चों की अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। या चार, अधिगम के लिए स्कैफोल्डिंग या आधारित संरचना का काम करेगी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर चार यानी अधिगम के लिए स्कैफोल्डिंग आधारित संरचना का काम करेगी। नेक्स्ट, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन एक, लैंगिक भेदभाव को कम करता है। दो, लैंगिक समानता को बढ़ाता है। तीन, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। या चार, लैंगिक रूढ़िवादिताओं की चुनौती देता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर तीन, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा में एक, ज्ञान की रचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। दो, विद्यार्थियों को उनके
अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। 3, अध्यापक को अचर पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। या 4, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 1, ज्ञान की सृजना के प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट, लॉरेंस कोल्बर के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं। नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। 1, उत्तर प्रथागत। 2, अमूर्त संक्रियात्मक। 3, प्रथा पूर्व। या 4, प्रथागत। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी प्रथागत। नेक्स्ट, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1, समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। 2, परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। 3, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। 4, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है। नेक्स्ट, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि 1, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दिशाएं हैं। 2, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नता नहीं होती। 3, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। या 4, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? 1, परिकल्पित निगमनात्मक सोच। 2, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। 3, अमूर्त सोच का विकास। या 4, विचार या सोच में केंद्रीकरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी विचार और सोच में केंद्रीकरण। नेक्स्ट, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। 2, विकास बहुआयामी होता है। 3, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। या 4, विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से ही होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विकास बहुआयामी होता है। नेक्स्ट, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। 1, अभिप्रेरणा। 2, संतुलनीकरण। 3, सांस्कृतिक उपकरणों। या 4, गुणारोपण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, सांस्कृतिक उपकरणों। नेक्स्ट, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। 1, विकास का समीपस्थ क्षेत्र। 2, स्कीमा या मनोबंध। 3, मनोवैज्ञानिक उपकरणों। 4, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी स्कीमा और या मनोबंध। नेक्स्ट, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। 1, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। 2, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। 3, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों। या 4, अभिवेदी या समरूपी निर्देश। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? 1, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। 2, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। 3, मंदित छात्र। या 4, विकलांग छात्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। नेक्स्ट, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? 1, मूर्त अमूर्त संवैदिक। 3, मूर्त अमूर्त मूर्त
सांवेदिक। 3 सांवेदिक मूर्त अमूर्त, या 4 अमूर्त सांवेदिक अमूर्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी संवेदिक, मूर्त अमूर्त। नेक्स्ट चलते दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? 1 योग्यता आधारित समूह बनाने का मानदंड। 2 अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। 3 अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, या 4 अध्यापक के पक्ष पर असफलता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, और दोस्तों वीडियो को अच्छी लगी आपको तो ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों इसके बाद में ऑनलाइन मोड में जो क्वेश्चन हुए थे जो 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक चले थे, वही सभी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ अगली वीडियो में। तो दोस्तों चैनल पर बने रहें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।